साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किन्हीं आर्थिक परिस्थिति विषम हालातों में जूझ रहे लोन डिफॉल्टर को उनके हक और अधिकारों के बारे में जागरूक करने का कार्य करते हैं। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो यह कोई क्राइम कंसीडर नहीं होता है। इस मामले में जब कोई व्यक्ति जो लगातार ईएमआई का भुगतान कर चुका है और उसी वित्तीय संस्थान से पहले भी कई लोन ले चुका है, अगर वह उनके लोन की केवल एक ईएमआई को 10 दिन अगर लेट कर देता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उस व्यक्ति ने उस एनबीएफसी या उस बैंक की किडनी ही छीन ली है। रिकवरी के कॉल आने शुरू हो जाते हैं, होम विजिट शुरू हो जाती है, नाना प्रकार के तनाव उस व्यक्ति को शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा आपको कहते हैं कि आपके लोन एग्रीमेंट में कभी यह नहीं लिखा है कि कोई थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट आपको फोन करेंगे और आप फोन उठाने के लिए उत्तरदायी हो। यानी कि कोई फोन कर रहा है, फोन उठाए नहीं उठाए आपकी मर्जी, फोन नहीं उठाने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। रिकवरी एजेंट यदि आपके घर विजिट करते हैं तो आरबीआई के साथ साथ आपने एडवोकेट नरेंद्र जोशी की गाइडलाइन भी सुनी ही होगी, जहां रिकवरी एजेंट को इंटीमेशन लेटर साइन कराया जाता है। आने से पहले उसको ढेर सारे वीडियो भेजे जाते हैं और कहा जाता है कि भाई मोस्ट वेलकम, आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आना। एक दिन पहले मेल पे सूचना देना, अपना डीआरए, होम विजिट ऑथराइजेशन लेटर, आईडी कार्ड वगैरह सब साथ में लेके आना। अगर चूचा की तो हम तुम्हें वायरल करेंगे। यह है फर्जी रिकवरी एजेंट के लिए। लेकिन तनाव रिकवरी एजेंट का नहीं है, तनाव है उस चीज का जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और वो है आर्बिट्रेशन। आप लोन डिफॉल्ट के मैटर में कोई भी यूट्यूब चैनल, हम हमारा नहीं कहते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लीजिए, कोई भी लीगल एक्सपर्ट, एडवोकेट या ऐसे लोग भी जिनको लोन की एबीसीडी मालूम नहीं है, लेकिन वो भी अगर सजेशन देंगे तो वह यही कहेंगे कि आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो उसका जवाब देना है। अब दिमाग में तो ये बात बहुत ही क्लियर हो गई कि भाई आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा तो जवाब देना है। लेकिन मैंने एक बात देखी है, आर्बिट्रेटर का जो नोटिस आता है ना, या आर्बिट्रेशन प्रक्रिया का जो नोटिस आता है, वह केवल एक बार नहीं आता, वह आता है कम से कम 5 से 6 बार, 7 बार या 8 बार। और कई जगह आप यह सुनते हो कि आर्बिट्रेशन के नोटिस का ऑब्जेक्शन यदि एक बार दे दिया तो यह पर्याप्त है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं साथियों। एक बात ध्यान रखना, आपकी सिर्फ एक गलती का इंतजार किया जा रहा है, सिर्फ एक गलती का, कि आप कहां गलती करें और उसका फायदा एनबीएफसी कंपनी और आर्बिट्रेटर उठा ले। आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन की बात भी तब जाती है जब एक पक्षीय आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है कंपनी द्वारा, वो भी इस कारण क्योंकि उनके लोन एग्रीमेंट में एक टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है जिसमें लिखा होता है कि दोनों ही पक्षों के मध्य कोई भी विवाद संस्थित होने पर आर्बिट्रेटर की नियुक्ति, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का चयन, आर्बिट्रेटर की भाषा, आर्बिट्रेटर का वेन्यू, जो टोटल डिसाइड किया जाएगा वह कंपनी के द्वारा किया जाएगा। आप लोन एग्रीमेंट पे साइन कर चुके हो। कई यूट्यूबर आपको ये कहते हुए भी मिलते हैं कि आपने अपने हाथ काट के दे दिए क्योंकि आपने साइन कर दिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो यूट्यूबर इस प्रकार की बात करते हैं वह एडवोकेट नहीं हो सकते हैं या उन्हें लॉ का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए बना हुआ है भारतीय संविदा अधिनियम
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जाकर कोई भी दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। और किसी कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की बातें लिखी जाती है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधान अनुसार नहीं है, तो उस एग्रीमेंट की लीगल वर्थ जीरो, मतलब शून्य है, शून्य। लेकिन होता क्या है कि कंपनी ने आपको सबसे पहले धारा 62 का नोटिस दिया, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 19 जो इनका है एक्ट, तो उस एक्ट के अंतर्गत आपको धारा 62 का नोटिस दिया। अब बात ये आ रही है कि क्या हमें धारा 62 का नोटिस का जवाब देना चाहिए, देना नहीं देना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर जवाब नहीं भी दो तो यह आपकी इच्छा है, क्योंकि यह केवल एक कंसिलेशन है, एक मध्यस्थता है, एक सुलह वार्ता है बस। लेकिन आपके दिमाग में जो बात आती है कि कब तक जवाब देना पड़ेगा, उस टॉपिक पे जा रहा हूं। ये मत सोचना एक बार जवाब दे दिया और हम मुक्त हो गए। ध्यान रखिए, पत्थर आखिरी चोट से टूटता है पर पहले की चोटें बेकार नहीं जाती है। और यही कारण है कि आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब कब कब देना है और कैसे देना है वो सुन लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए आपको धारा 62 का नोटिस आता, आप जवाब देना चाहें नहीं देना चाहें, वो कंपनी से आए, एडवोकेट भेजे, लीगल फर्म भेजे, नो इश्यू। लेकिन जब आपको धारा 21 का नोटिस आता है, धारा 21 का मतलब होता है कि आर्बिट्रेशन की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत हम आर्बिट्रेटर की नियुक्ति कर रहे हैं। ये 4 या 6 नाम या ये ओडीआर प्लेटफॉर्म, इनमें से आप किसी को चूज कर लीजिए। जवाब देना है, कानूनी तरीके से देना है। बीवी की तबीयत खराब है, पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, जॉब लॉस हो गया, यह जवाब नहीं होता है। कानूनी नोटिस का ध्यान रखिए। ये प्रायर नोटिस में लिख दिया काफी है, इसके आगे किसी भी नोटिस में आपके रोने से कंपनियों को कोई मतलब नहीं है। अब सेक्शन 21 पे आपने ऑब्जेक्शन दे दिया, इसके बाद अंडर सेक्शन 11 अगर उन्होंने आर्बिट्रेटर की नियुक्ति का आपको नोटिस भेज दिया तो आप यह न समझे कि हमें जवाब नहीं देना है, क्योंकि आपने पुराना जवाब दिया था, उसी आधार पे एक और नया जवाब बनता है जिसमें कुछ कंटेंट अलग होता है। और अंडर सेक्शन 11 का भी आप ऑब्जेक्ट करते हो कि मेरे द्वारा सहमति नहीं दिए जाने पर भी आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया और 6-7 पॉइंट जो भी होते हैं उनको लिया जाता है। अब भाई सेक्शन 21 का जवाब दे दिया, सेक्शन 11 हो गया, अब बारी सेक्शन 12 की और आर्बिट्रेशन हियरिंग की। आर्बिट्रेशन हियरिंग में आर्बिट्रेटर आपको नोटिस देता है, आर्बिट्रेटर आपको नोटिस देता है कि मैं आर्बिट्रेटर नियुक्त हूं, आप मेरे समक्ष अपनी जो भी है वो जवाब पेश करो। एडवोकेट के माध्यम से आप आना चाहते हो तो एडवोकेट का वकालतनामा पेश करो और अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करो। अब कई साथी एडवोकेट के जरिए आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते हैं, वहां मैं खुला कहना चाहता हूं कि आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन आप स्वयं करते हैं, एडवोकेट के माध्यम से अपीयरेंस की बात की जाती है। अब धारा मतलब आर्बिट्रेशन की हियरिंग का नोटिस आ गया आपको, आपने उस पर ऑब्जेक्शन दे दिया। अब जो क्लेमेंट कंपनी है, क्लेमेंट कंपनी क्या करती है कि अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश करती है। कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि भाई फलाना व्यक्ति ने मुझसे लोन लिया, नियम शर्तें कंडीशन ये, इतनी ईएमआई भरी, राशि नहीं भरी, आर्बिट्रेशन का क्लोज है, इस मैटर में आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करे, इनकी जो चल अचल संपत्ति है ये उनकी लिस्ट है, सारी कार्रवाई करके हमको एक अवार्ड पास करके दे ताकि हम इनके बैंक से और इनकी जो चल संपत्ति है वो, और प्रॉपर्टी लोन है, लैप है, तो अचल संपत्ति के मैटर में भी हम इनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सके। ऐसी स्थिति में कई लोग कहते हैं कि सर क्या स्टेटमेंट ऑफ क्लेम को ऑब्जेक्ट करना जरूरी है? साथियों मैं एक बात और कह रहा हूं, हम जो भी ज्ञान देते हैं, जो भी जानकारी देते हैं, अपने जो भी अनुभव साझा करते हैं वो हमारा बेस्ट है। यानी कि हमको जितनी अच्छी बेस्ट जानकारी है, हमारे बेस्ट अनुभव है,
उसके हिसाब से हम देते हैं। आप इसको किसी और लीगल एक्सपर्ट से अगर वेरीफाई करना चाहे तो यू मे प्रोसीड। अब बात करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम को आपको ऑब्जेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपने आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को ही दरकिनार कर दिया, जब हम आर्बिट्रेशन पे सहमति नहीं दे रहे, हम चाहते ही नहीं है कि आर्बिट्रेटर काम करे, तो हम स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पर ऑब्जेक्शन नहीं देंगे। हम आने वाले प्रत्येक आर्बिट्रेटर के नोटिस के जवाब देंगे। अब मान लीजिए उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ऑब्जेक्ट क्लेम फाइल कर दिया, देन हमको आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है कि आप डिफेंस स्टेटमेंट फाइल करें। तो ध्यान रखें, आपको डिफेंस स्टेटमेंट फाइल करने को कहा है, वहां भी आपका ऑब्जेक्शन जाएगा, जो पहले गया उससे कुछ अलग जाएगा। यही नहीं कि एक ही जवाब का रट्टा मार घुमाते रहो, यानी कि फर्स्ट आर्बिट्रेशन अलग जाएगा, सेकेंड आर्बिट्रेशन अलग जाएगा, थर्ड आर्बिट्रेशन अलग जाएगा। अब मान लीजिए इस बीच में वो आर्बिट्रेटर महोदय जो कंपनी की खिचड़ी खा रहे हैं और आर्बिट्रेटर नियुक्त हो गए हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट में ये प्रावधान होते हुए कि आर्बिट्रेशन दोनों ही पक्षों की सहमति से नियुक्त होगा, उसके बाद भी वो अपनी कुर्सी छोड़ नहीं पा रहे हैं और आर्बिट्रेटर का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फीस आपसे नहीं मिल रही है, कंपनी से मिल रही है। उन्होंने इंटरिम अवार्ड पास कर दिया। अब यदि आपके लगातार ऑब्जेक्शन देने के बाद भी उन्होंने इंटरिम अवार्ड पास कर दिया, तो ऐसे मैटर में आप अवार्ड पर ऑब्जेक्शन, इंटरिम अवार्ड पर ऑब्जेक्शन आप फाइल करेंगे पुनः आर्बिट्रेटर को और उसमें कंपनी को ही भेजेंगे। ये साथियों याद रखना, कभी भी जो नोटिस भेजता है ना, रिप्लाई उसको किया जाता है। ये नहीं कि आर्बिट्रेटर नोटिस भेजा है कंपनी को जवाब भेज रहे हो, नहीं कंपनी नोटिस भेज रही है आप आर्बिट्रेटर को जवाब दे रहे हो। और जब आप आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दे रहे हो, इट मीन्स आपको किसी रिजॉइंडर का रिप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने क्या देखा, फर्स्ट आर्बिट्रेशन हो गया, सेकेंड आर्बिट्रेशन हो गया, थर्ड आर्बिट्रेशन हो गया, उसके बाद उन्होंने इंटरिम अवार्ड पास किया, तो आपको अवार्ड ऑब्जेक्शन रिप्लाई फाइल करना है और कंप्लेंट फाइल करनी है जो अथॉरिटी है उनको कि आर्बिट्रेटर फर्जी अवार्ड का काम कर रहे हैं क्लेमेंट कंपनी के साथ मिलकर। अब इंटरिम अवार्ड फाइनल करने का मतलब ये नहीं होता है कि फाइनल हो गया, वो केवल इंटरिम अवार्ड को भेजकर आपके बैंक खातों को होल्ड करने की कार्रवाई करते हैं, तो वहां पर आप अपने बैंक को भी एक प्रायर नोटिस अलग तरीके से दे सकते हो, जिसकी ड्राफ्टिंग जानकारी हमारे द्वारा दी गई है। अब यहां देखो तो कितने जवाब हो गए, फर्स्ट आर्बिट्रेशन, सेकेंड आर्बिट्रेशन, थर्ड आर्बिट्रेशन, अवार्ड रिप्लाई और बैंक को लेटर भेज दिया। 5 जवाब अब तक हो चुके हैं। अब इसके बावजूद चूंकि ये केवल इंटरिम अवार्ड था, इससे केवल बैंक अकाउंट होल्ड करने का प्रोसेस राठौड़ी में वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं, कुछ एनबीएफसी कंपनियां कानून को ताक पे रखते हुए, उस इंटरिम अवार्ड को किसी हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाते हुए आपकी गाड़ियां सीज करने आ जाते हैं, आपके घर का सामान सीज करने आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि कोई भी सामान, घर का चम्मच हो या आपका 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या 12 चक्का गाड़ी हो, बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर के आपके घर की किसी चीज को वो अटैच नहीं कर सकते, कुर्क नहीं कर सकते, नीलाम नहीं कर सकते, ऑक्शन नहीं कर सकते। और जब आपके घर पे आए, वीडियो रिकॉर्डिंग बोर्ड पे शुरू हो जाओ, आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दिया था, सेक्शन 9 का ऑर्डर का है, बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर के कैसे आ गए। कुछ जगह तो दिल्ली में ये बदमाशियां चल रही है, अपने प्रभाव के चलते पुलिस को साथ में ले आते हैं। आपने मेरी एक रिकॉर्डिंग वायरल सुनी होगी, जहां मैंने मुंबई के एक वकील साहब खुद को बता रहे थे वकील साहब, और असली पुलिस के जवान आए थे जिनको खाली हाथ हमने वापस लौटा दिया, और पुलिस को बड़े प्यार से हमने समझाया कि जिस आर्बिट्रल अवार्ड को आप कोर्ट का ऑर्डर समझ के आ गए हो, ये कोर्ट का आदेश नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो शिकायत हो आपकी नौकरी चली जाए। और वकील साहब को कहा, वकील साहब कानून की पालना करना सीखो, कौन सी एसोसिएशन से रजिस्टर्ड हो, बोलती बंद हो गई थी उनकी और रवाना हो गए थे। तो ये जानकारी आपको रखनी है कि आर्बिट्रेशन का कोई सेक्शन 17 का अवार्ड
आपके घर का सामान सीज या बिना कोर्ट ऑर्डर के आपकी गाड़ी को ये गुंडे मवाली हाथ नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस के आधार पर गुंडागर्दी करने आ जाते रिकवरी एजेंट। वह अपने मोबाइल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करे और अपने ज्ञान के नेत्र खुले रखे, हर चीज सुनते रहे। अब साथियों इंटरिम अवार्ड तो हो गया। अब कई कंपनियां जब ये लगातार ऑब्जेक्शन पा लेती है ना, तो अवार्ड एकदम पास नहीं करती है। वो वापस एक नोटिस भेजती है कि आप अपना पक्ष रखें। वहां पर काम आता है स्ट्रिक्ट आर्बिट्रेशन रिप्लाई, जहां आप कानून की धज्जियां उड़ाने वाली कंपनी और आर्बिट्रेटर को खुला लिखते हो कानूनी भाषा में कि हे वत्स, तुमने कानून की कौन कौन सी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और हमने तुमको कौन कौन से जवाब भेजे। यदि त्वरित प्रभाव से यदि आप आर्बिट्रेशन की कार्रवाई को बंद नहीं करेंगे तो हमें क्या करना होगा। यानी कि यह जवाब हो गया छठा। उसके बाद भी आर्बिट्रेटर अगर आपको और नोटिस भेजता है तो सातवां जवाब भी जाता है, और उसके बाद भी आर्बिट्रेटर केवल और केवल आपकी गलती निकालने के लिए बार बार मेल करता है। तो जो सातों जवाब होते हैं ना, उन सातों जवाब के पीडीएफ हो जाते हैं तैयार, और फिर मेल पे मेल, और लगातार जब इतने आर्बिट्रेशन का जवाब दोगे ना, तो इस दुनिया का कोई फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड ऐसा नहीं है जो आपके घर का चम्मच भी उठा सकता है। इसीलिए साथियों यूट्यूब पर कई जानकारियां वायरल होती है और कई जानकारियों में कहा जाता है कि आपने आर्बिट्रेशन पे केवल एक ही आपत्ति दे दी तो पर्याप्त है। बिल्कुल भी नहीं। एक बात ध्यान रखिए, जब युद्ध के मैदान में उतर गए हो तो जब तक सामने वाला अपना अस्त्र चलाएगा, शस्त्र चलाएगा, तब तक आपको भी अपने अस्त्र शस्त्र चलाने होंगे। आप खुद समझ जाओ, उन्होंने पहला तीर चलाया था, आपने तीर चलाया, दोनों टकरा गए। अब आप बैठ गए, मैंने तो मेरा तीर चला लिया, और फिर क्या हो रहा है, फिर उधर से तीर आ रहे हैं, आप कोई जवाब नहीं दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है छलनी होना है, नुकसान होना है, प्रॉपर्टी अटैच होनी है, बैंक खाते होल्ड होने हैं, और एक्स पार्टी अवार्ड हो जाएगा, तो बचाव का कोई रास्ता फ्यूचर के लिए मौजूद नहीं रहेगा। आज इस वीडियो का कुल मिला के मकसद यही है कि यदि आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस आते हैं, ऐसी स्थिति में यदि आपने प्रायर नोटिस भेज रखा है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। और जिन साथियों के मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं, किसी भी स्थिति में यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से आप लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं, देन आपको चाहिए एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की राय लें। एक ऐसा लीगल एक्सपर्ट ढूंढे जो फर्जी आर्बिट्रेटरों की भाषा में जवाब देना भी जानता हो, जो आपको सजेशन देना भी जानता हो, जो जिम्मेदारी के साथ आपसे बात भी कर सके, आपके हर नोटिस का जवाब देने की ताकत रखता हो, और यहाँ तक कि विषम परिस्थितियों में आपको हर जगह गाइड भी करता हो। साथ में वो ये कहना भी जानता हो कि होने दो आर्बिट्रेशन का अवार्ड, कोई घर का चम्मच उठा लेना तो मुझे कहना, और कम से कम कुछ लोन सेटलमेंट के आपको एग्जाम्पल भी दे सके। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, आभार। पिछले एक साल के दौरान जो हजारों सेटलमेंट लेटर है वो आप हमारे मेंबरशिप चैनल पर देख सकते हैं। आप साथियों का प्यार, विश्वास और भरोसा जो कमेंट्स में मिलता है, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया ज्ञापित करते हैं। और यही कहूँगा कि यदि आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो आप ये सोच के ना बैठ जाए कि मैंने प्रायर नोटिस दिया है। अपने नेत्र, अपने चक्षु खुले रखे, स्पैम फोल्डर देखे, इनबॉक्स का प्राइमरी इनबॉक्स देखे, मेल का, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, जिस रजिस्टर्ड पोस्ट, जिस तरीके से आपको नोटिस आते हैं उन तरीकों से जवाब देना है। लेकिन ध्यान रखें, जब कोई जवाब आर्बिट्रेशन का मैटर होना तो पोस्ट भी करना है, मेल भी करना है। भले आर्बिट्रेटर ने पता नहीं दिया है, आर्बिट्रेटर का नाम लिख के केयर ऑफ करके कंपनी का नाम लिख दो, और लिख दो कि फर्जी आर्बिट्रेटर द्वारा अपना पता भी अंकित नहीं किया गया है। ऐसे आर्बिट्रेटर पे हम क्या भरोसा करें। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट के लिए, इसी प्रकार की लीगल जानकारी के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पे। और यदि आपको आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में एक पक्षीय रूप से आर्बिट्रेटर नियुक्त होकर अगर बड़ा लगातार आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस आ रहे, देन फर्स्ट आर्बिट्रेशन, सेकेंड आर्बिट्रेशन, थर्ड आर्बिट्रेशन, बैंक आर्बिट्रेशन, स्ट्रिक्ट आर्बिट्रेशन, फाइनल रिप्लाई,
टोटल 6-7 प्रकार के रिप्लाई आपको देना जरूरी है। उन जवाबों की कॉपियां डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट या रिटर्न लिफाफे आपके पास सुरक्षित होने हैं। और अगर लिफाफा रिटर्न आया तो रिटर्न का जवाब तो बड़े खतरनाक तरीके से जाता है। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी के साथ जुड़ने पर आपका अनुभव क्या रहा? कमेंट्स में इंतजार करूंगा। कोई भी सवाल है कमेंट्स में लिखें, कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।